सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर आला सिंध की। और जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को। वर्किंग रिलेशनशिप का जो फुकदान हमें नज़र आ रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कम्युनिकेशन गैप भी है। जिस तरीके से मुलाकातें वज़ीर आज़म के कराची आने के बाद होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो पाई हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि क्यों ये जो आपस की चपकलिश है, तकरीबन अब 2 साल हुकूमत आए हुए होने वाले हैं लेकिन वो वर्किंग रिलेशनशिप बन नहीं पा रहा, कहाँ पर किस चीज़ की लैकिंग है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ BNP मैंगल ने जो हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ दिया है, फ्लोर पर असेंबली के उन्होंने ऐलान किया, इसकी वजूहात, आखिर क्या वजह है कि उस मुआहदे पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाया, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं तैमूर तालपुर साहब, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। आज जो हमने गुफ्तगू सुनी है मुराद अली शाह की, उनकी जानिब से कहा गया कि भाई वफाक ने डाका मारा है, मतलब इस तरह के अल्फाज जो कि इस्तेमाल किए गए हैं। फिर अभी आपने देखा है कि अब्दुल अलीम खान की जानिब से भी जाहिल करार दिया गया है। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल एक तो नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा जाहिल उन्होंने कहा है। तो आपके ख्याल में क्या आपको समझ आ रही है, क्या वजह है, कम्युनिकेशन गैप ये क्यों है, वर्किंग रिलेशनशिप क्यों नहीं बन पा रहा, कोशिश कहाँ से नहीं हो रही, आप लोग कर रहे हैं लेकिन आप लोगों की सुनी नहीं जा रही, मामला है क्या? देखिए जी, हम तो पहले दिन से कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बने, क्योंकि ये सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत, इनफैक्ट हमारे मुल्क की बेहतरी, हमारे सूबे की बेहतरी इसी में है कि हम एक पेज पर हों। ये डे 1 से हमारी कोशिश थी। जब कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ तब भी हमने पूरी कोशिश की, और आज तक, कल भी जब प्राइम मिनिस्टर आए तो हम चाहते थे कि एक मुलाकात जरूर हो, पर वही जो उनकी पॉलिसी थी, वो अपना ऐब, अपनी गलतियां, अपनी जो करतूत है, ये सर छुपाने के लिए, इन चीजों को आउटसाइड यहाँ से हटाने के लिए चाहते हैं कि दूर रहें, बातचीत ना करें, दौरे करते हैं, उनमें अपनी पूरी प्रोटोकॉल 50 गाड़ियों की लेके आते हैं, जितनी चीजें उन्होंने कही उन सब से वो हटके बैठे हुए। तो क्या बात करेंगे और वो कैसे बात करेंगे? उनके इत्तेहादी कब से उनको या तो ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर उनको छोड़ के जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट है, वो बात करते हैं 18 अमेंडमेंट को हटाने की, वो बात करते हैं सिंध की गवर्नमेंट को डिस्टेबल करने की, हालांकि उनके पास ये अपना सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो वी वांट देम टू स्टे टुगेदर, वी वांट देम टू वर्क विद अस, पर अब जबरदस्ती तो मुराद अली शाह साहब भी नहीं कर सकते। बहरहाल अभी भी, आज भी साथ मिलकर पाकिस्तान और सिंध की बेहतरी के लिए काम करने को तैयार हैं, पर ऑफ कोर्स दिस कैन नॉट बी डन फ्रॉम वन साइड। दोनों को एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा तो फिर बेहतरी आएगी। नहीं तो तैमूर साहब देखेंगे, अवाम के लिए बड़ी परेशान कुन बात है, कोई एक ऐसा मामला नहीं जिस पर वफाक और सिंध जो हैं वो दोनों एक पेज पर नजर आए। देखिए, सब सूबे वफाक से जुड़ी हैं और वफाक बात करता है पाकिस्तान की। ये समझ नहीं आ रही कि कदम कौन नहीं बढ़ा रहा, क्यों नहीं बढ़ा रहा, और अगर बढ़ाया जा रहा है तो क्यों दूसरी जानिब से उस तरीके से जवाब नहीं मिल पा रहा। इसी पर हम बात करते हैं। इस वक्त फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो कहिएगा कि ये जो वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा था, इसमें कशीदगी को कम करने के लिए या वो मामलात जो कि हल तलब हैं उन पर बातचीत करने के लिए भी बजट आया, उस पर आपने देखा कि सिंध हुकूमत काफ़ी शोर मचा रही है। वज़ीर आज़म की मुलाकात उस तरीके से क्यों नहीं हो पाई वज़ीर आला सिंध से जो कि होना बहुत ज़रूरी थी? पहली चीज़ तो ये कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हर हफ्ते मुलाकात होती है। ये कहना कि मुलाकात नहीं होती वो कोई नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि जब किसी आदमी को मिलने की ख्वाहिश होती है तो वो जो ओहदे में काम होता है वो बड़े के पास चला जाता है। ये कभी नहीं होता कि बड़ा जो है वो छोटे के पास जाए नॉर्मली, ठीक है। तो इसलिए उनको आना था, जरूर आते, उन्हीं ने कितने ना चाहता हूँ। उनको जब गवर्नर हाउस से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने कह दिया मैं मसरूफ हूँ। अब आई बात
जो आज चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि डाका डाला, डाका डालने का मतलब ये है कि उनका जो हक बनता था उससे कम पैसे दिए। वो बता दीजिए उनका हक छीन के किसको दे दिया? वफाक ने अपने पास रख लिया, सूबे पंजाब को दे दिया, खैबर पख्तूनख्वा को दे दिया या बलोचिस्तान को दे दिया। वफाक, असल कहानी ये कि वफाक ने कहा नहीं होगी और उस आमदनी में वफाक को 14.4% सिंध को देना होता है और सूबों का कलेक्टिव जो है 58.6 हो जाता है, जिसमें 14 सिंध का 23% जो है वो पंजाब के दोनों सूबों का है। अगर पैसे ही कम जमा हो लेकिन उनको परसेंटेज एलोकेशन वही हो तो इसको डाका मानना कहते हैं। पैसे क्यों कम जमा हुए उसकी वजूहत सबको पता है। आप ये तो कह सकते हैं कि वफाक बहुत नालायक है, उसने उतना टैक्स नहीं जमा किया जितना उसने कहा था कि वो जमा करेगी। सही, लेकिन लफ्ज डाका इस्तेमाल करना नाजेबा भी है। नहीं, लेकिन देखें फिरदौस साहब, अभी आपने देखा है अब्दुल अलीम जो साहब हैं उनकी जानिब से कह दिया गया पढ़ा लिखा जाहिल मुराद अली शाह साहब को, फिर वो कह रहे हैं कि डाका मार दिया है। एक तो ऑलरेडी वर्किंग रिलेशनशिप का फुकदान है, ऊपर से अवाम के लिए तो परेशान कौन सूरत हाल है। ये अब्दुल अलीम साहब ने कहा है, मुराद अली शाह साहब को कहा पढ़ा लिखा। हलीम आदिल शेख साहब ने कहा है, मुझे क्या कहा है हलीम आदिल शेख साहब ने कल मुर्तजा साहब ने मुझे बेवकूफ कहा है पब्लिक चैनल के ऊपर। मैं उससे उम्र में भी ज्यादा हूँ, पढ़ने भी मैं ज्यादा हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं किस किस्म की सियासत हो रही है, ये किस किस्म की सियासत हो रही है, आपको देखिए ना। की सियासत जो है सिंध, ये पीपल्स पार्टी की रविश है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर इसमें पीपल्स पार्टी एक्सपोज होती है, मुझे कोई, ये इतने खराब लोग हैं कि इनके लिए जितने भी आप बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल करें उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा चलिए, आप ये बोल रहे हैं कि छोटे को बड़े के पास आना चाहिए, छोटे को बड़े के पास आना चाहिए आप कह रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी दावत दी है उन्हें कि आप आए हमारे पास, कि मिलकर बैठते हैं? वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद थे, उनको मुलाकात के लिए एटलीस्ट बुलाते तो आप लोग, कशीदगी कम होती। तस्वीरें भिजवाऊं मैं आपको, कितनी तस्वीरें दिखाऊं 2 साल में जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं? आप देखे वो कितनी, देखिए शुरू में कई दफा जब कोविड नहीं हुआ था वो एयरपोर्ट पे रिसीव करने नहीं जाते थे, अब के तो मना किया था, वो कोविड रिसीव करने भी नहीं जा रहे, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर तो बहुत फराख दिली का सबूत दिया और अभी भी वो जाना चाहे। फिरदौस साहब बड़े अफसोस के साथ कहेंगे, वे ऑफ गवर्नेंस तो चलो ठीक है, उस पर बात हो ही रही है, लेकिन जो अपोजिशन का भी तर्ज अमल है वो भी कुछ ठीक नहीं है। कल आपके सामने मुराद अली शाह ने जब बजट पेश किया है, ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, ये बड़ा एक अजीबो गरीब सा मंजर था, पता नहीं हो क्या रहा है, गवर्नेंस नजर नहीं आ रही है। आप देखिए जो मसला है, हम सिंध में फरिश्ते नहीं बसते। नेशनल असेंबली में ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ करें तो जाए, और हम अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ वही अमल दें तो पे देम बैक इन द सेम कॉइन, तो वो ना जाए। ये कौन सा मियाद, दोहरा मियाद रखा हुआ है आपने? चले इस पर मैं चाहती हूँ तैमूर साहब उनका टेक लेती हूँ। तैमूर साहब, आपने फिरदौस साहब की बात सुनी है, किसने हंगामा किया पहले नेशनल असेंबली में? सर अब कोई तो एथिक्स शो करेगा ना, कोई तो मोरालिटी दिखाएगा कि मतलब ये तो बस फिर एक दूसरे को बोलते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा कि आपने ऐसे किया तो हमने भी किया। मेरी बात सुनिए जी, इनकी गवर्नेंस का आलम ये है कि इन्हीं ने 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट हमें नहीं दी। एज ऑपोजिशन मैं खड़ा हुआ, मैंने इन्हीं ने पिछले 2 क्वार्टर का अकाउंट की रिपोर्ट जो देनी लाजमी होती है वो नहीं दी। मैं उसको डिमांड कर रहा था, जब उन्हीं ने वो नहीं दी तो बजट का मतलब क्या है? ये तो बता रहे। चले इसका जवाब उनसे देते हैं ना। तैमूर साहब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, आप लोगों ने अकाउंट्स की रिपोर्ट नहीं दी, उस पर बजट का मतलब क्या है? तो वो रिपोर्ट आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं दी गई? पहली बात तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करता जाऊं कि जो बात की मुर्तजा की, जिन्होंने उनको बेवकूफ कहा, मुझे बहुत दुख के साथ फिरदौस साहब को बेवकूफ के साथ बदतमीज भी कहना पड़ेगा, क्योंकि जिस किस्म के अभी इसने फिर से कमेंट्स इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और जो कल नाजेबा बातें इन लोगों ने की हैं, तो उन्हें कोई तमीज, कोई एटिकेट्स है ही नहीं।
एंड भी फिर से आके नेशनल चैनल पर भी ज्यादती कर रहे हैं। एक तो मैं ऑलरेडी ये बात कर रही हूँ कि भाई इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आप उसके साथ बदतमीज भी ऐड कर रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। उन्होंने अभी जो लफ्ज फिरदौस साहब ने इस्तेमाल किए हैं, ये इनको आप इनको समझा रहे हैं और वो आगे से हमारे बारे में ये कह रहे हैं, तो थोड़ा ये अपना इज्जत देना सीखें ताकि इनको इज्जत मिल सके। देखिए, आप इज्जत की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट्स का जवाब दें कि आप लोगों ने क्यों नहीं पेश की, तभी वो बजट पर तनकीद कर रहे हैं। हमने ऑडिट रिपोर्ट तैयार की हुई थी, हम लेके आए थे और हमें इनको देनी थी, और वहां पर हमने इनसे पहली बात की हुई थी कि मेहरबानी करके आपको जो जो आपकी डिमांड है आप बताएं, ना चाहते सेशन को आप बताएं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हंगामा आ रही हो। पर शायद ये भूल रहे हैं कि हमने पहले ही बता दिया था कि हम आपको स्पीच नहीं करने देंगे। जब ये असेंबली के अंदर आए, ये अपने प्ले कार्ड्स बना के रेडी होके आए थे, इनको बहाना कोई ना कोई चाहिए था, ये नहीं तो दूसरा तो तीसरा जो इनका इरादा था। जैसे कि उन्होंने कहा कि क्योंकि नेशनल असेंबली में इस तरह से बात है तो आप लोग बजट पेश नहीं करने देंगे, ऑडिट रिपोर्ट, अकाउंट्स रिपोर्ट वो क्यों नहीं पेश की गई जिसका ये तकाजा कर रहे हैं? देखिए, ऑडिट रिपोर्ट हमने रेडी की हुई है, हमें पेश करनी थी, हमने पेश करनी थी, और हमने वहां पे इनको असेंबली में, अगर आप हमारी प्रोसीडिंग देखें, हमने उनको कहा था दैट दे विल बी प्रोवाइडेड टू यू, बट ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, द ऑपोजिशन हैड डिसाइडेड कि इसी किस्म के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, गंदी बातें करेंगे, गलत कमेंट पास करेंगे आपके हमारे ऊपर, और फिर भी हमने वहां पर भी आराम का मुजाहरा किया, हमने तरीके के साथ इनकी बातें इग्नोर की, हमने इनके नारों के और इनकी गलत बातों के हमने जवाब नहीं दिए, और हमें उम्मीद है कि आई होप कम से कम ये कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि हम इनको पब्लिक रिपोर्ट जो इनको चाहिए वो दे सकें, कुछ वर्किंग हो सके, हम इनकी बातें सुन सकें, ये हमारी बात है। ये वर्किंग का ही तो फुकदान नजर आ रहा है। फिरदौस साहब, आप लोगों के तहफ्फुज़ात क्या हैं? जो बजट कल पेश किया गया, एक तो ठीक है ऑडिट रिपोर्ट्स की आप बात करें, 2 साल से नहीं दी गई, इसके अलावा जो गवर्नेंस है और बजट है उस पर आपके क्या तहफ्फुज़ात हैं? देखें, हम लोग तकरीबन अब ये 10 साल से ऊपर होने वाले हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, और इनके मुंह से एक ही नारा सुन रहे हैं कि भी हमें फंड्स नहीं मिल रहे। आप लोगों की गवर्नमेंट आई है तो भी इनका यही नारा है कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे। ये कब ये मसला हल होगा, कौन हल करेगा? मुझसे सवाल है? जी जी, आपसे। इसका वाहिद हल जो है कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्निंग सिस्टम है उसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस आना चाहिए। इसीलिए मैं वफाक से बार बार कह रहा हूँ कि आर्टिकल 235 का इतलाक करे या आर्टिकल 149(4) का करे। जब तक इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं आएगा, इस तरह करते रहेंगे कि किसी दौर में 10,000 बसों अदा करते हैं, एक नहीं आती, किसी दौर में 2,000 करते हैं, नहीं आती, कराची में जो पानी का इजाफा नहीं होता। सही, ये चेक एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं सिंध हुकूमत के ऊपर। सिंध हुकूमत वाहिद जमात है, वाहिद सूबा है सिंध का जहाँ पे परफॉर्मेंस है। ये वाहिद सूबा है जिसने कोविड-19 की सिचुएशन में कुछ करके दिखाया, कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की जो आपने कबूल नहीं किया। आप जिन्होंने पूरी मईशत को तबाह कर दिया, जिसने पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा दिया, आप हम पे आके चेक एंड बैलेंस रखेंगे? देखिए, मैं फिरदौस साहब एक छोटी सी बात ये जरूर कहूंगी कि जहां पर बात पाकिस्तान की आती है, अवाम की फलाह की आती है, और वो भी इस पेंडेमिक की सूरत हाल में, वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वज़ीर आज़म अगर कराची आए थे, उनको यकीनी तौर पर आकर उनकी मुलाकात करनी चाहिए थी ताकि जो कशीदगी है उसको किसी तरीके से कम किया जाता है। उनके तहफ्फुज़ात बार बार सामने आ रहे थे। प्रोग्राम में अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक और अहम मामला जिस पर हम बात करेंगे वो है BNP मैंगल की नाराज़गी की। अब कमेटी इत्तेहादियों को मनाने के लिए बना दी गई है, परवेज़ खटक सरबराही करेंगे। अभी टास्क उनको मिल गया है, अब देखना ये है कि वो क्या करते हैं और कब तक अख्तर मैंगल साहब को मना पाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। जी जनाब, इससे पहले मैं बात कर रही थी कि सारी जो सूरत हाल पेश आई है, असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर अख्तर मैंगल साहब ने कहा है कि हम हुकूमत से अपना इत्तेहाद ख़त्म करते हैं। तकरीबन 1.5 साल से ऊपर का अर्सा गुजर चुका है, 2 साल होने को आए हैं। हमारे मुतालिबात
मुतालबात पर कुछ नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कुछ शुरू तो करें फिर हम सोचेंगे, यानी कि लचक उन्होंने थोड़ी सी दिखाई है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त डायरेक्टर बोल न्यूज़ जुल्फ़िकार बलोचिस्तान से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी जुल्फ़िकार साहब, कहिएगा ये जो सारी सूरत हाल पेश आई है, आपका क्या ख्याल है, वाकई कान नहीं धरा गया? क्योंकि तहरीरी तौर पर यह मुआहदा हुआ था, मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए थे, तो वैसे तो हुकूमत ने बड़े नारे लगाए थे कि एहसास महरूमी के शिकार सूबे को मेन स्ट्रीम पर लेकर आएंगे, इनके लिए अब काम करेंगे, इनकी एहसास महरूमी ख़त्म करेंगे, तो प्रैक्टिकली यानी कुछ नहीं किया। देखिए, उन्होंने सिर्फ इतना ज़रूर किया, मिसिंग पर्सन जो पहला पॉइंट था उसमें खुद सरदार अख्तर मेंगल ये मानते रहे, उनके पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके पार्टी के लोग मानते रहे हैं कि 500 से 550 लोग रिहा किए गए हैं और ये 550 लोग जो हैं अपनी फैमिलीज को जाकर उन्होंने ज्वाइन किया, उनको मिले हैं। और लेकिन फिर उनका दावा ये है कि उसके बाद भी 1000-1500 उठा लिए गए, ये उनका दावा है। तो ये हमने देखा, बड़ा खुश आइन था कि 500-550 लोग आना शुरू हो गया, हालांकि ये बड़ा मुश्किल मरहला था। बाकी तो वो 6% कोटा जो है बलूचिस्तान के, उसमें के कौन कौन से, और अगर एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती पिछले 20 साल की कि इतने लोग बलूचिस्तान से डोमिसाइल थे या लोकल थे, उनको वफाकी अदारों में, कारपोरेशन में नौकरियां दी गई हैं, वो उनकी जांच पड़ताल हो सकती है। तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं, जी जुल्फ़िकार साहब, मैंने आपको रोका था थोड़ा सा क्योंकि कुछ जल्दी में भी थे, तो मैंने सोचा पहले उनसे मैं पहले बात कर लूं। आप मुझे ये बताइएगा कि अभी जो सारी सिचुएशन पेश आ गई है, हुकूमत के लिए काफ़ी परेशान कुन है, 10 की मेजॉरिटी है, उसमें से भी 4 नाराज़ हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो टास्क अब मिला है परवेज़ खटक साहब को, कामयाब हो जाएंगे मनाने में? मेरे ख्याल में वो इसमें तो शायद कामयाब हो जाए कि आप इस बजट में हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा ना करें और इस बजट में आप हमें वोट दे दें, शायद इसमें हो जाए। ये अच्छा। तो सियासी वो है, लेकिन शायद उनको दोबारा लाने में बहुत माजरत, थोड़ा सा मैं आपको फिर रोक रही हूँ। लियाकत साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लियाकत साहब, कोई राब्ता हुआ आप लोगों का बनाने के लिए? क्या किया जा रहा है? क्या सूबाई सतह पर बीइंग अ स्पोक्स पर्सन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका कोई राब्ता हुआ बीएनपी मेंगल से? देखिए, बीएनपी मेंगल जो है बलूचिस्तान असेंबली में उनके जो अराकीन है वो अपोजिशन बेंचेस पे फ्रॉम डे वन, तो कोलिशन गवर्नमेंट का वो सूबे में कभी हिस्सा नहीं रहे। तो कल जो सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो फैसला किया है, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट छोड़ने का फैसला किया है, तो उसका असर जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे कोई भी नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हमारे गवर्नमेंट का हिस्सा तय ही नहीं, शुरू से अपोजिशन का हिस्सा रहे, आज भी अपोजिशन ही में। तो इस हवाले से हाँ, अलबत्ता अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब को वो कहते हैं इस हवाले से कि वो कोई किरदार अदा करे एज ए सीएम बलूचिस्तान या एज ए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह के, तो हम उस बारे में फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब कोई अपना किरदार जरूर अदा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट का हमसे असिस्टेंस के हवाले से भी कोई रास्ता नहीं। सही। अच्छा, थोड़ा सा जाहिर सी बात है, आप वहाँ पर मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ भी आप जानते हैं। आप लोगों ने विफाक की सतह पर क्या देखा है? जो इनके मुतालबात हैं उनमें से मिसिंग पर्सनस का जो मुतालबा था उस पर कुछ काम हुआ है? इसके अलावा मतलब कुछ अपने तक कोशिश भी की गई है या फिर कोशिश भी नज़र नहीं आई? ये कोशिश तो कंपैरेटिवली आप फिगर उठा के देख लें, पास की गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट, इसमें खसूसन मिसिंग पर्सन का जो मामला है उसमें मेल्ट हुआ है, बर्फ पिघली है और काफी सारे मिसिंग पर्सन जो है वो अपने घरों को पहुंच गए हैं। सरदार अख्तर मेंगल साहब, उसकी जमात, वो हमेशा इसका क्रेडिट भी लेते रहे हैं, और यहाँ पर जो वॉइस ऑफ फॉर बलोच मिसिंग पर्सन है उनका जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक अकाउंट आप खुद चेक कर लें, वक्तन फवक्त जो मिसिंग पर्सन अपने घरों को जाते रहे हैं वो उनका डेटा भी शेयर करते रहे हैं। पास में तो ऐसा कभी नहीं, चंद सालों से जब से ये इशू सामने आए। तो उसके अलावा बाकी बलूचिस्तान के ज़ाहिर महरूमियों का मसला है, पसमानगी का मसला है, बलूचिस्तान के वसाइल का मसला है, बलूचिस्तान को अहमियत न देने का मसला है,
पास्ट में ये बिल्कुल होता रहा है और पास्ट का बहुत बड़ा बर्डन है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, लेकिन सारा बर्डन जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कंधों पे लाद देना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब रवैया है। अच्छा, गैर मुनासिब रवैया। लेकिन देखें यहाँ पर वो लोग जो बात कर रहे हैं, भले वो अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन बात तो बलूचिस्तान की आवाम की कर रहे हैं। उनके एहसास महरूमी को दूर करने के लिए या जो मसाइल हैं उन पर वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ किया जाए, जो विफाक से उनका मुतालबा है। तो आपको क्या लगता है इसमें सीएम बलूचिस्तान को अगर कहा जाए परवेज़ खटक साहब की तरफ से कि भी आप भी को किरदार अदा करें, वो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या ये विफाक को खुद ही सुलझाना पड़ेगा मामला? वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हैं, एक बहुत मोहतरम सियासी शख्सियत हैं, उनका बड़ा रिकॉर्ड है बलूचिस्तान के पॉलिटिक्स में। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत उनका रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से उनके साथ कोई राब्ता करते नहीं करते। अभी भी एनसीसी की मीटिंग जो है जारी है, मैं बाहर निकल कर आपके कॉल अटेंड कर रहा हूँ, तो उस हवाले से तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ताहम बलूचिस्तान की महरूमियों के हवाले से देखें, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने मुकम्मल हमने स्टैंड दिया हुआ है। एपीसीसी की मीटिंग में 7% जो स्कीमात हैं उसको फेडरल पीएसडीपी से जब डिलीट करने की कोशिश की, तो वज़ीर आला जाम कमाल साहब जो है वो न सिर्फ उन्होंने एहतजाज किया बल्कि वॉकआउट किया उस मीटिंग का। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस लेना पड़ा, फिर उन्होंने उसी दिन सीएम साहब से मुलाकात की, बाद टेलीफोनिक राब्ता हुआ और उन्होंने कमिटमेंट की कि जो स्कीमा डिलीट हुए हैं हम उसको रेस्टोर करते हैं, और उन्होंने रेस्टोर किया। ठीक है। और उन्होंने ये कमिटमेंट की है कि बलूचिस्तान को भी मजीद प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बलूचिस्तान बाकी सूबों से हर एक दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी, बिल्कुल ये ब्लंडर जितनी हुकूमतें से पहले गुजरी हैं उन्होंने किया है, और ये वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि एकदम ये मसले हल होने वाले भी नहीं है। बहुत बड़ा बोझ है जो वज़ीर आज़म इमरान खान के कंधों पर डाल दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है। जुल्फ़िकार साहब आएगा कि अभी जैसा कि आपने लियाकत साहब की बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बोझ है जो इमरान खान साहब के कंधों पे डाल दिया गया है। ये तमाम मसाइल इतनी आसानी से हल होने वाले नहीं हैं जो मुतालबात वो कर रहे हैं। आपकी नज़र में सीएम बलूचिस्तान का किरदार और जो बात वो कर रहे हैं उससे आप कितना मुत्तफिक हैं? देखिए, सीएम बलूचिस्तान और उनकी पार्टी भी नाराज तो है ना। जब उन्होंने खुद एक मीटिंग से बाइकआउट किया और जाकर, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से नेक्स्ट डे मुलाकात हुई, उन्होंने उनको एश्योर किया और उन्होंने कहा नहीं हम आपकी पिछले साल के जो फंड हैं वो भी आपको मिलेगा, ये जो नया पीएसडीपी आएगा 2021 का 2020-2021 का, उसमें भी हम आपको आपका हिस्सा पूरा देंगे। लेकिन अभी भी लोग नाराज हैं। वो कहते हैं कि एज कम्पेयर टू गिलगित बाल्टिस्तान, एज कम्पेयर टू फाटा, एज या कबायली इलाका जात, और एज कम्पेयर टू आज़ाद कश्मीर हमें तो फंड बहुत कम दिए गए हैं। वो अपना नाराज, वो अपने जेडब्ल्यूपी जो है वो एक मेंबर के साथ है, वो भी अपने तौर पर नाराज है। तो प्रेशर में मुझे जो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को या पीटीआई को उनके जो दूसरे इत्यादी हैं वो ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब 4 लोग निकल गए हैं। जो आपने जिस तरह बताया, आपने नाज़रीन को बताया आपने कि 10 लोग थे, 4 निकल गए, अब 6 रह गया। तो अब 6 वाले कहेंगे, यानी एमक्यूएम और मुस्लिम लीग काफ जो है 5 उनके हैं, एमक्यूएम के साथ हैं, प्रेशराइज करेंगे कि भाई आप हमारे मुतालबात, क्योंकि एक प्रेशर तो रहा है एमक्यूएम का। उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी आपने देखा कि इस्तीफा दिया, बड़ी कोशिश की कि उनको कैबिनेट में दोबारा शामिल किया जाए। यानी इसमें जाम कमाल साहब कोई किरदार अदा नहीं कर सकते? नहीं, बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि ऑलरेडी आप पोजीशन पे हैं आपके जमहूरी, आपके बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, और जाम साहब खुद भी बड़े, हालांकि अजीज रिश्तेदार हैं, बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। चलें देखते हैं, परवेज़ खटक साहब को अब ये टास्क मिल गया है, वो अपने सारे मसले को हल करते हैं, लेकिन लचक उन्होंने कुछ दिखाई है। शायद वो कुछ उन्हें कहें कि भी शुरू करते हैं या देख रहे हैं, ये पेंडेमिक भी है तो शायद वो मान जाएं। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं पेंडेमिक की सूरत हाल है, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत
पहले लॉकडाउन था, उसके बाद मईशत की सूरत हाल को देखा और फिर स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टिव लॉकडाउन का फैसला किया क्योंकि लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ गए थे, मुआशी लिहाज से लोग काफ़ी परेशान थे, फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार थे। तो हुकूमत की जानिब से फिर ये अब सिलेक्टिव और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ गए हैं। ऐसी सारी सूरत हाल में हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको के रोज़गार की वजह से काफ़ी परेशान हमने देखा कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया, नौकरियों से निकाल दिया गया या छुट्टी पर भेज दिया गया। ऐसे में जो मुखय्यर हजरात थे वो पेश नज़र आए, पूरी कोशिश की कि वो लोग जो कि परेशान हैं उनकी किसी तरीके से मदद की जाए। ऐसी ही एक बाहिम्मत खातून से मैं आपको आज मिलवाऊंगी जिन्होंने ना सिर्फ ऐसे लोग जो कि सूरत हाल में परेशान थे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके लिए ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि उन तक पहुँचाया भी राइडर्स के थ्रू। तो ऐसी बाहिम्मत खातून की पजराई होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम में उनको आज शामिल किया है। तो औजे फातिमा उनका नाम है। औजे फातिमा, आपने अपना वक्त हमें दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जितना अच्छा काम, जितना नेक काम आप कर रही हैं, उसकी बात होना, उसकी पजीराई होना बहुत ज़रूरी था। तो ये आइडिया कहाँ से आपको आया, कैसे आपने इस काम का आगाज़ किया? थैंक यू वेरी मच। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको बताती हूँ कि जी मैंने देखिए सबसे जो अहम जो इनिशिएटिव लेने का मकसद ये था कि जी किसी भी घर में जो खातून है ना, घर का किचन संभालना उनकी ज़िम्मेदारी है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे जहन में ये आइडिया आया कि अगर किसी भी घर में, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, जो घर का किचन संभाल रही है, अगर वो इन्फेक्टेड होती है तो घर का ख्याल कौन रखेगा। तो ये एक मेन रीज़न था ये इनिशिएटिव लेने का, क्योंकि बच्चे हैं ऑफ कोर्स, बीमार हो जाती हैं तो बच्चों के लिए खाना वगैरह कौन बनाएगा, क्योंकि आपको इनफैक्ट अपने आप को आइसोलेट करना पड़ता है। तो आप कितनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रही हैं? अच्छा, ऐसा है कि जब मैंने डे 1 स्टार्ट किया था, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, तो मुझे जो लीड्स जनरेट हुई थी वो ऑलमोस्ट जो है मेरा था कि मैं 25 घरों से इनिशिएटिव लूँगी। बिकॉज ऐसा था क्योंकि मैं खाना खुद बना रही हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है जो मुझे इसमें हेल्प आउट करे, ठीक है। तो मेरी कैपेसिटी इतनी थी कि मैं 25 से 30 लोगों का खाना आराम से बना सकती हूँ। लेकिन उस दिन ये था कि मेरे पास लीड्स काफ़ी जनरेट हुई। उसके बाद ये हुआ कि एक दिन तो मैं भेज सकी, लेकिन उसके बाद लाहौर में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे राइडर्स को जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज मैं क्रीम ऊबर यूज़ कर रही थी। तो वहाँ पे ये था कि चूंकि वो एरिया सील हुए हुए हैं तो वहाँ पे राइडर्स को जाने नहीं दिया जा रहा था। तो कल ऐसा था कि मैं 2-3 घरों तक खाना नहीं पहुँच सका, लेकिन उसके लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई नहीं जा सकता तो मैं खुद वहाँ पे खाना पहुँचा सकूँ। लेकिन 3 दिनों में अब तक जो है मैं 90 आप कह रहे हैं फैमिलीज को कवर। आपने राइडर्स की बात की, क्या वो SOPs का ख्याल रख रहे हैं? अच्छा जी, मैंने जो राइडर्स के लिए जो खास तौर पे किया, बिकॉज देखें सबसे पहले राइडर से पहले तो देखें मैं पैकेजिंग के ऊपर बहुत मेन फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैं पैकेजिंग जो है मैं आप कह लें कि डबल टाइम पैकेजिंग करती हूँ। सबसे पहले जी मैं बॉक्स को क्लिम करती हूँ, उसके बाद मैं उसको एक बैग में डालती हूँ, उसके बाद मैं उसको एक और बैग में डालती हूँ। जो राइडर है जिसको मैंने हायर किया हुआ है, करती हूँ कि उसने जो है ग्लव्स पहने हुए हैं, उसने मास्क पहना हुआ है, उसको मैंने एक सैनिटाइजर दिया हुआ है। वो जब जिस फैमिली में वो डिलीवर करता है उसके बाद वो अपने हाथों को सैनिटाइज। बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं औजे फातिमा, और मैं कहूँगी कि आपको मजीद अल्लाह ताला हिम्मत दे, मोर पावर टू यू। और आप इसी तरह से वो लोग जो कि मुस्तहिक हैं उनकी मदद करती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। अब नाज़रीन, कुछ कराची की हम सूरत हाल जान लेते हैं। सिलेक्टिव लॉकडाउन किया गया है और कुछ मखसूस इलाकों को सील कर दिया गया है तकरीबन 2 हफ्ते के लिए। तो वो कौन से इलाके हैं, क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से हुकूमत सिंध ने ये ऐलान किया है कि कराची के मुख्तलिफ यूसीज़ को सील किया जाए ताकि इन केसेस को कुछ करके जो है इनकी रोकथाम कर सकें। लेकिन अगर बात की जाए शाह फैसल टाउन की, गुलशन इकबाल की, गुलिस्तानी जौहरी, मलिर लांडी की, तो वहाँ पे कुछ यूसीज़ हैं जिनको हॉटस्पॉट करार दिया गया और उनको आज शाम 7 बजे जो है वो सील कर दिया जाएगा। 2 जुलाई तक इनको सील करने के अहकाम जारी हुए, जिसके बाद जिला इंतजामिया भी हरकत में आती दिखाई दे रही है। इस हवाले से दुकानदारों की क्या शिकवा शिकायत है, उनके क्या तासुरात हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये मुझे बताएं कि आज शाम 7 बजे फिर ये दुकानें सील कर देंगे, किन मुश्किलात का सामना? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये कि जैसा कि 2-2.5 महीने पहले भी लॉकडाउन हुआ है, उसमें भी आपको पता है कि बाज़ार मार्केट सब बंद थी, तो काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा हम दुकानदारों को भी। अब जिस तरह नेक्स्ट टाइम दोबारा ये लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कारोबार बंद होंगे तो नुकसान तो होगा, और इस तरह हर बंदे का नुकसान है। जितनी भी मार्केट बंद होंगी तो जाहिर सी जब नुकसान है, फिर हमारे पास लेबर है, मज़दूर हैं, दुकान के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, ये सब तो हमने पे करना है।
तो इसके लिए सलमान सलीम जो है वो हमें सूरत हाल बता रहे थे कि ये जब सिलेक्टिव लॉकडाउन किया गया है, फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो दिहाड़ीदार तबका कितना परेशान है, उनको अब क्या परेशानी है इस लॉकडाउन की वजह से, उनकी क्या मुश्किलात हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। इसी सारे सूरत हाल पर हम लाहौर से बात कर लेते हैं। इस वक्त ताबिश भट्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है और लाहौर के 9 टाउन्स में 60 इलाकों से ज़ायद जो एरियाज़ हैं उनको सील किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग 2 में, जहाँ पर 40 से ज़ायद केसेस जो हैं, पॉजिटिव केसेस जो हैं वो यहाँ से आए थे। यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है यहाँ पर रुकावटें रख दी गई हैं, उन इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मेरे कैमरामैन जवेद भी अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर खारदार तारें रखी हुई हैं और जंगले रख के इस रोड को जो है सील कर दिया ताकि कोई भी जो इस इलाके का रहायशी है वो इस जगह से बाहर ना आ सके, और अगर किसी रहायशी को कोई एमरजेंसी होती है तो वह पुलिस एहलकार को मेडिकल बेस पर ही इस एरिया से बाहर जा सकता है। इसके साथ साथ जो है पुलिस एहलकार जो यहाँ पर ड्यूटी पर ज़रूर खड़े हैं, लेकिन गर्मी की वजह से उनका ये शिकवा भी है कि हमें जो DIG ऑपरेशन शफाक खान की जानिब से जो सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स का कहा गया था वो इनको नहीं दिए गए। DIG ऑपरेशन की जानिब से ये भी कहा गया था कि हर पॉइंट पर जो है 6 से ज़ायद पुलिस एहलकार खड़े होंगे, लेकिन जब बोर्ड की टीम यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर देखने में आया कि यहाँ पर 2 एहलकार थे और कभी कोई एक एहलकार यहाँ से गायब है और दूसरा। ठीक है, 2 एहलकार थे और उस तरीके से आपको नहीं नजर आई सूरत हाल जैसी बताई गई थी। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस पेंडेमिक की सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि कैटरिंग वाले, शादी हॉल्स वाले वो काफ़ी परेशान हैं, उनके तकरीबात हो नहीं रही, गैदरिंग्स वैसे ही अलाउ नहीं है। तो पेशावर में आसिफ शकूर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो बताएंगे शादी हॉल्स मालिकान जो हैं वो इस वक्त कितने परेशान हैं, उनकी परेशानी क्या है। जी आसिफ शकूर। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी शादी हाल के मालिकान हैं वो एहतजाज जो है उनका जारी था, और यहाँ पर इस एहतजाज का मकसद ये था कि ये लोग चाहते हैं कि जैसे और कारोबार खुले हैं, 14 मार्च से इनके शादी हाल बंद हैं और जो रोज़गार है वो भी बंद है और बहुत से लोग जो है बेरोज़गार हो गए हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे हैं कि SOPs के मुताबिक ये शादी हाल भी खोल दिए जाएँ ताकि जो ये इंडस्ट्री है शादी हाल की उसको जो है रिवाइव किया जा सके और जो मज़ीद बेरोज़गारी है उसको भी रोका जा सके। हमारे साथ इनके नुमाइंदा सदर जो हैं शादी हाल के वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताएं, आपके मुज़ाकरात भी हुए हैं, क्या कहेंगे और कब से ये शादी हाल बंद थे और कब तक खुलेंगे, कुछ अंदाज़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि 14 मार्च को रात 12 बजे डिप्टी कमिश्नर साहब ने कॉल की तमाम शादी हाल मालिकान को कि कल दोपहर को जो आपके साथ प्रोग्राम है उसको नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये दुकान होता और आप उसका शटर डाउन करते तो ये इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन शादी हाल में आप देखते हैं कि लोग 3-3, 4-4 महीने पहले प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है आसिफ शकूर, बहुत शुक्रिया आपका। शादी हॉल मालिकान भी काफ़ी परेशान है, आपने मुलाहिजा किया। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।